रात के 2 बजे अचानक ही एक साया सोई हुई प्रिया के एकदम ऊपर हवा में झूलता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो चीखते हुए बोली, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगी। संभव संभव बचाओ मुझे। प्रिया की आवाज सुनकर उसका पति संभव जाग जाता है और जल्दी से कमरे की लाइट को ऑन करके प्रिया की तरफ देखता है। क्या हुआ प्रिया? कोई बुरा सपना देखा? क्या हुआ? वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। कौन मार देगी? तुम्हारी बहन। नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ। संभव को तो कुछ पता ही नहीं है और पता चलना भी नहीं चाहिए, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्या हुआ जान, बोलो भी। कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा। चलो सो जाते हैं। प्रिया वापस से ब्लैंकेट ओढ़े सो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था, जिसके पीछे कोई गहरा राज था। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठकर नाश्ता बना लेती है और अपनी सास नीलम और संभव को आवाज लगाकर बोलती है, माँ जी और संभव जी, बाहर आकर नाश्ता कर लीजिए। प्रिया के ऐसा बोलते ही लाइट अचानक से चली जाती है। घर के अंदर अंधेरा हो जाता है। साथ ही सुबह का मौसम अचानक ही काले बादलों से घिर जाता है। तेज हवाओं के साथ घर की खिड़कियां बजने लगती हैं। ऐसा माहौल देखकर प्रिया डरते हुए बोलती है, ये अचानक मौसम को क्या हो गया और ये दोनों भी नहीं आए? मुझे डर लग रहा है। प्रिया के ऐसा बोलते ही उसके पीछे से कान के बेहद करीब एक आवाज आती है, अरे भाभी, डर क्यों रही हो? मैं तो यही हूँ आपके साथ, मुझे भी खाना खिलाओ। आवाज के कानों में आते ही प्रिया के पसीने छूट जाते हैं। उसकी आंखें डर के कारण बड़ी हो जाती है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वो पीछे मुड़े। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और वो जोर से चिल्ला देती है, नहीं नहीं, छोड़ दो मेरा पीछा, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। प्रिया आंखें बंद करके अपने कानों पर हाथ रख के चिल्ला रही होती है, लेकिन लाइट आ चुकी थी और उसके कंधे पर जो हाथ था वो उसके पति संभव का था, जो उसको एक बार फिर ऐसे चिल्लाते देखकर बोलता है, प्रिया क्या हुआ? ये मैं हूँ संभव। अरे तुमने ही तो नाश्ते के लिए बुलाया था और खुद ही हमारे आने पर डर भी गई। प्रिया की चीख सुनकर उसकी सास नीलम भी बाहर आती है, जो अपनी बहू को ऐसे कानों पर हाथ रखे देखकर बोलती है, अरे बहू क्या हो गया? कोई भूत वूत देख लिया क्या जो ऐसे डर के चिल्ला रही है? प्रिया नीलम की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि लाइट आ चुकी है। खिड़की से बाहर का मौसम भी साफ था और अपने पति और सास को अपने करीब खड़ा देखकर वो चैन की सांस लेकर बोलती है, अरे आप दोनों आ गए नाश्ते के लिए? वो अचानक से लाइट जाने से मैं डर गई थी। लाइट? वो कब गई थी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई थी। बहू बोरा गई है क्या? अरे लाइट कब गई? तुझे सुबह सुबह खुली आंखों में सपने दिख रहे होंगे। मतलब वो मेरा वहम नहीं था, वो आ चुकी है। पर कैसे? वो तो मर चुकी है, लौट कैसे सकती है? अब फिर खड़े खड़े ख्याली पुलाव बनाने लगी। अरे जल्दी कर, नाश्ता दे दे, संभव लेट हो रहा है। जी माँ जी। प्रिया अपने पति संभव को नाश्ता करवा रही होती है। नाश्ते में आलू के पराठे देखकर नीलम सबसे बोलती है, आलू के पराठे दिव्या को बहुत पसंद थे, कब से उससे बात नहीं हुई। बहू आज फोन मिलाइयो जरा उसको। वो माँ जी, दीदी के एग्जाम है आज से, तो उन्होंने कल ही मुझसे कहा था कि भाभी इस महीने तो अब फोन मत करना, मैं बिजी हूँ। अच्छा, अरे वो मुझे क्यों नहीं कॉल करती? कितने समय से बात नहीं हुई। एक तो उसको हमारी याद ही नहीं आती लगता है। मेरी एक लौती बच्ची शहर से इतनी दूर रहकर पढ़ाई कर रही है, उसको देखने के लिए तो आंखें तरस जाती है मेरी। हाँ माँ, इकलौती तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे मंदिर से लेकर आई हो। अरे तुम दोनों इकलौते हो मेरे। जैसे मुझे मेरी एक ही एक बेटी प्यारी है, वैसे ही अपना एक ही एक बेटा भी प्यारा है। बस उसको देखे महीने गुजर जाते हैं, इसलिए उसकी याद ज्यादा आती है। ऐसा है तो उसके एग्जाम खत्म होते ही मैं उसको ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। संभव की ये बात सुनकर प्रिया के गले में खाना ही अटक जाता है और वो दिव्या को घर लाने की बात से डर जाती है। कुछ देर में जब संभव नाश्ता करके ऑफिस निकल जाता है और नीलम
अपनी पड़ोसनों के साथ सैर पर निकल जाती है। तभी पीछे से प्रिया अपने ससुराल में घर के बाकी काम निपटाने लगती है। बर्तन धोते हुए अचानक ही नल से साफ पानी की जगह लाल पानी आने लगता है और उसे देखकर प्रिया डरते हुए बोलती है, ये क्या है? हे भगवान, खून! माँ जी, संभव, यहाँ आइए। प्रिया जोर जोर से आवाज लगा रही होती है, लेकिन घर में कोई नहीं था। तभी अचानक ही लाइट फिर से चली जाती है और उसको हॉल की दीवार पर खून से कुछ लिखा दिखता है, जिसको पढ़कर प्रिया डर जाती है। तुमने मुझे क्यों मारा? मैं लौट आई हूँ अपना बदला लेने। नहीं, ये सच नहीं है, वो नहीं लौट सकती। कौन है? सामने आओ मेरे। क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्रिया के इतना बोलते ही भाभी भाभी के शब्द पूरे कमरे में गूंजने लगते हैं। प्रिया अपनी आंखें बंद करके दोनों कानों को अपने हाथों से ढककर बोलती है, बंद करो ये घटिया मजाक, बंद करो, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी जैसे मैंने। इतना बोलते ही प्रिया चुप हो जाती है। तभी सब शांत हो जाता है और वो आंखें खोलकर देखती है तो कुछ नहीं होता। वो जैसे ही चैन की सांस लेते हुए पीछे मुड़ती है तो उसके चेहरे के एकदम सामने एक लड़की का डरावना सा चेहरा था, जो प्रिया की आंखों में घूरते हुई धीरे से बोलती है, भाभी मुझे क्यों मारा? सबको बताओ कि मैं मर चुकी हूँ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये सच नहीं है दिव्या, तुम वापस नहीं आ सकती। तुम दिव्या नहीं हो। मैं दिव्या ही हूँ भाभी, आपकी ननद दिव्या। नहीं नहीं नहीं, तुम दिव्या नहीं हो सकती, क्योंकि दिव्या मर चुकी है। मैंने अपनी इन्हीं हाथों से उसको मारा है। दिव्या मर चुकी है। प्रिया के इतना बोलते ही अचानक से घर की लाइट आ जाती है तो सामने संभव और नीलम होते हैं, जो उसके मुंह से ये सब सुनकर हैरान थे। लेकिन घर आकर जो उन्होंने सुना, उसके बाद दोनों ही सुन रह जाते हैं। पर तभी नीलम गुस्से में प्रिया के पास जाकर उसको पकड़ते हुए बोलती है, तूने अभी कहा दिव्या मर चुकी है, क्या ये सच है? बोल बहू, क्या ये सच है? और तूने उसको मारा? माँ जी, वो मैं, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, दिव्या मर चुकी है। 1 हफ्ते पहले आप दोनों घर पर नहीं थे। दिव्या 3 महीने बाद अपने भाई और माँ को सरप्राइज देने अचानक ही घर आई थी। घर पर सिर्फ अपनी भाभी प्रिया को देखकर दिव्या उसके गले लगकर बोलती है, कैसी हो भाभी? आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आती है? हमें भी आपकी याद आती है। आ जाती है मुंह उठाकर। क्यों नहीं, जिस शहर में पढ़ाई कर रही है बस वहीं बस जाए और हमारा पीछा छोड़े। माँ जरूर अपनी सैर पे गई होंगी और भैया ऑफिस। जब तक वो घर आएंगे तो मुझे देखकर खुशी से पागल हो जाएंगे। जी, सही कहा आपने। दिव्या की नजर सोफे पर रखी प्रिया की साड़ी पर जाती है, बोलती है, वाह भाभी, ये साड़ी कितनी अच्छी है। मैं ले जाऊँ इसे, एक बार फंक्शन में पहन लूंगी। नहीं, ये नई साड़ी है, मैं आपको नहीं दूंगी। आप अपने लिए दूसरी ले आना। नहीं भाभी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरी ले लूं। अरे यही बहुत है ना, मैं यही रख लेती हूँ, आप दूसरी ले लेना। दिव्या की इस बात पर प्रिया को गुस्सा चढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, दीदी, ये साड़ी वापस रखो वरना। क्या भाभी, ये चाकू दिखाकर मुझे डराओ मत। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और साड़ी तो मैं लेकर ही जाऊंगी। हर बार अपनी मनमानी चलाकर यहाँ से मेरा सामान ले जाती हो। मैं ये किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। ना रहोगी तुम, ना मांगोगी मेरा कोई सामान। इतना बोलकर प्रिया लगातार अपनी ननद दिव्या पर चाकू से वार करके उसका खात्मा कर देती है, जिसके बाद वो उसकी लाश को घर के पीछे ही दफना के सारे सबूत भी मिटा देती है और किसी को पता नहीं चलने देती कि दिव्या आई भी थी। ये हुआ था उस दिन। ये सुनकर नीलम प्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तूने मेरी बेटी को सिर्फ एक साड़ी के लिए मार दिया। तू इंसान नहीं, हैवान है, डायन है, डायन। मेरी बच्ची को मार दिया। संभव तो सदमे में बस आंसू बहाए जा रहा था और उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। कुछ देर में पुलिस आकर प्रिया को गिरफ्तार कर लेती है और घर के पीछे से दिव्या की लाश को निकलवा देती है। अपनी बेटी की लाश को देखकर नीलम फूट फूट कर रोती है
तभी दिव्या की आत्मा अपनी माँ और भाई को देखकर आखिरी बार बोलती है। माँ, भाई, अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे आपकी ही बेटी और आपकी बहन बनाकर भेजे। दिव्या की लाश मिलने के बाद उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। खुद को इंसाफ दिलाने के बाद दिव्या की आत्मा हमेशा के लिए इस लोक से चली जाती है। जानकी देवी घर की सीढ़ियों पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके सामने उसकी बहू निशी अपनी सास के लिए नींबू पानी लेकर आती है। इतने में जानकी देवी अपनी बहू से कहती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ जी, कितनी बार कहा है कि इतनी मत पिया करो कि आपको समझ ही ना आए कि बहू कौन है और सास कौन है। सासू माँ, मुझे डॉक्टर ने पीने को कहा है, तभी तो मैं पीती हूँ, वरना मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, ये पियक्कड़ सास मेरे ही पल्ले बांधनी थी क्या? ना जाने इस उम्र में मुझे क्या क्या बना देती है। अरे करमजली सुषमा, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? माँ जी, मेरा कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अरे मैं आपकी इकलौती बहू निशी हूँ, ढंग से देखो मुझे। ओ, तो करमजली मुझे अंधा समझती है तू? निशी किसी तरह खुद को अपनी पियक्कड़ सास से बचाकर अपने कमरे में आ जाती है और जब तक उसका पति अमर नहीं आ जाता तब तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। थोड़ी देर बाद अमर ऑफिस से घर आ जाता है और निशी अमर से कहती है, सुनो, मैं कह देती हूँ, या तो आप अपनी माँ की पीने की आदत छुड़वाओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अरे हुआ क्या? पता भी है मैं सब कैसे झेलती हूँ। सारा दिन घर के काम करो और उसके बाद तुम्हारी पियक्कड़ माँ को संभालो। यार मैं कल बात करता हूँ माँ से, अभी तो वो नशे में होंगी। ठीक है। ऐसे ही अगली सुबह जानकी देवी अपने बेटे और पति राजकुमार के साथ नाश्ता कर रही होती है। तभी जानकी का बेटा अमर कहता है, माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या बेटा? हाँ माँ, आज पूछना जरूरी है। हाँ हाँ, बोलना, क्या बात है? आप पीना कब छोड़ोगी? जिस दिन मैं जीना छोड़ दूंगी। इसका मतलब ये है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, आपको पीने से प्यार है। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अरे बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है जब से इससे शादी की है। देखो जी, मुझसे ना ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अरे लोगों को पियक्कड़ पति मिलते हैं, लेकिन मुझे ये पियक्कड़ बुढ़ी औरत मिल गई। हाँ हाँ, तुम तो बड़े जवान हो ना, अधेड़ उम्र में घोड़ी चढ़ के आए थे बारात लेकर। बात करते हैं जवानी की। माँ, कैसे पी लेती हो इतनी? क्या बताऊँ बेटा, लोगों से पी नहीं जाती और मेरी छोड़ी नहीं जाती। राम राम भाभी जी। क्या भाभी? कभी मैं तुम्हारी प्रेमिका, कभी मैं तुम्हारी दोस्त और अब तुम्हारी भाभी। यही सिला दिया तुमने मुझे मेरे प्यार का। भाभी, इतना क्यों पीती हो? कम से कम भैया की इज्जत का तो ख्याल किया होता। तुम्हारे भाई की इज्जत है तो क्या, मेरी इज्जत नहीं? तुम्हारे माता पिता जमींदार है तो क्या, मेरे कुछ भी नहीं? अरे चाहे ये जितना भी नीच कुल के हो ये बेटी बेचने वाले, मगर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। फिर मुझे छोड़कर क्यों गए थे देवदास? हाँ, अब यही कहोगे कि तुम्हारा देव कभी भी कुछ भी सोच समझकर नहीं करता। क्या हो गया है आपको? हमारे जाने का वक्त हो गया है। इतना बोलकर जानकी वहाँ से चली जाती है। तभी रमेश राजकुमार से बोलता है, भाई, भाभी ने बहुत ज्यादा पी रखी है क्या? यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इसके पीने से। यार इतनी तो हम भी नहीं पीते जितनी ये पीती हैं। यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके पीने की वजह से पूरा घर परेशान है। एक बार जब भाभी का नशा उतर जाए ना, तब समझाइए उनको। ऐसे ही समय बीतता जाता है और जानकी चोरी छुपे अपने घर से बाहर जाकर अपने लिए ड्रिंक ले आया करती। साथ ही अपने कमरे की अलमारी में छुपाकर बोतलों को रख दिया करती। साथ ही अलमारी को लॉक कर देती और उसकी इस हरकत से पूरा घर परेशान होने लगता है। और एक दिन
जानकी अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। साथ ही निशी वहाँ खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही होती है और वापस अपने कमरे में आकर दुखी मन से बैठ जाती है। तभी वहाँ उसका पति अमर आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो। मुझसे माँ जी की ये हालत देखी नहीं जा रही। इतना पीना उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। उनकी लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिना पिए उनसे रहा ही नहीं जाता। मगर ऐसा करें क्या जिससे माँ धीरे धीरे पीना छोड़ दे। मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं वो काम करेगा या नहीं। अरे कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तभी वहाँ निशी के ससुर आ जाते हैं और वो कहते हैं, मैं भी तुम दोनों से इसी बारे में बात करना चाहता था कि क्या करें। धीरे धीरे उम्र भी होती जा रही है और ये अपना पीना नहीं छोड़ रही। पापा जी, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ बहू। निशी अपने पति और ससुर जी को एक योजना बताती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अमर और राजकुमार दोनों ड्रिंक करके घर में आते हैं। ये सब देखकर जानकी नजरअंदाज कर देती है, मगर ऐसे ही आए दिन राजकुमार और अमर दोनों ही ड्रिंक करके आने लगते हैं। ये सब देखकर जानकी अपना पीना भूल जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे अब उसकी बहू भी पीना शुरू कर देती है। ये तो अब जैसे हद ही हो गई हो। जानकी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी बहू से कहती है, बहू, ये सब क्या है? तू ड्रिंक करती है? अरे तुझे ये सारी चीजें शोभा देती हैं क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा पटर पटर मत कर, वरना यही तेरा खात्मा कर दूंगी। अरे संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? एक बहू को ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। ए बुढ़िया, जब तू बुढ़ापे में पी सकती है तो मैं जवानी में नहीं पी सकती। ठीक है, जो दिल करे वो करो। अरे मेरा वो बूढ़ा पति तो पीता ही था, साथ में बेटा भी, और अब ये बहू भी। बढ़िया है, खूब पियो, मजे से पियो। तभी वहाँ अमर और राजकुमार लुढ़कते हुए आते हैं और नशेड़ियों की तरह जानकी से कहते हैं, अरे जो तू करती थी बुढ़िया, वही तो हम भी कर रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? अरे मेरा और मन हो रहा है पीने का। ओ बुढ़ऊ, चल और पीते हैं। अरे मैं कोई ड्रिंक नहीं करती, मैं तो बस एक्टिंग करती थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरे घर में आई बहू वो मेरे घर परिवार को कैसे जोड़कर चलती है। मगर अफसोस इस बात का है कि मेरी बहू खुद इस घर को बिगाड़ने में लगी हुई है। माँ जी, आपको क्या लगा कि एक्टिंग सिर्फ आप कर सकती हैं? अरे अच्छे एक्टर हम सब भी हैं। हम सब भी एक्टिंग कर रहे थे। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ये मेरा ही प्लान था। हाँ जानकी, हमको बहू बहुत संस्कारी और गुणी मिली है। वो तेरे टेस्ट में पास हो चुकी है। इस तरह निशी की सूझबूझ से उसकी ससुराल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसे सबसे खूब प्यार मिलता है। इसी तरह वो लोग एक बार फिर मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।